पांडे द जीएस क्रैकर चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है कोरोना काल में भारत सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को दिया गया 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। हाँ दोस्तों, 20 लाख करोड़ यह भारत की कुल जीडीपी का 10% है। अर्थात भारत की जीडीपी 200 लाख करोड़ की है, उसका 10% हिस्सा भारत सरकार कोरोना काल में आई हुई विपत्ति को टालने के लिए, खासकर मझोले उद्योगों के लिए, जो एमएसएमई सेक्टर है, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए, उसके लिए ये प्रयास किया गया है। तथा साथ में इसका जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य है, या जो साथ में उसका उद्देश्य छुपा हुआ है कोरोना काल में भी, कि हम कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाएं और चीन के कंपटीशन में कैसे खड़ा करें। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आप जानते हैं भारत सरकार की जो सोच है उसमें ये सोच स्पष्ट झलकती है कि चुनौती में ही संभावना छुपी होती है। बच्चों, जो लोग यूपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि चुनौतियों को जीत कर कैसे विजेता बना जाए। इसी तरीके से पूरी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय, वैसे तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इस समय चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन प्रत्येक देश को अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को संभालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। भारत ने एक गंभीर प्रयास शुरू किया है जिसमें 20 लाख करोड़ का ये जो आर्थिक पैकेज है, इसमें से करीब 13 लाख करोड़ की पैकेज की व्यवस्था डिक्लेरेशन कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। उस 13 लाख करोड़ में से ये 3 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष रूप से लघु और मध्यम उद्योगों के लिए डाले जाएंगे। इन 3 लाख करोड़ का विश्लेषण करने के पहले सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करते हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है, लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर है, इसको भारत सरकार ने नई परिभाषा के साथ कैसे आगे बढ़ाया है, उसको कैसे नई परिभाषा दी। दूसरा, इसके पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि पुरानी परिभाषा के अनुसार एमएसएमई सेक्टर कैसा था। चलिए इसको बताने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि पहले, यानी कल की घोषणा के पहले भारत सरकार में एमएसई सेक्टर कैसा था, लघु और मध्यम उद्योग को सेक्टर को हम किस तरह डिवाइड करते हैं। गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन, जब तक हम एक को भी कमजोर कर देंगे दोनों को समझ, तो हम भारत सरकार के द्वारा किए गए एमएसएमई सेक्टर में हम चेंजेस को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कल के पहले लघु और मध्यम उद्योग का जो परिभाषा थी, जो डेफिनेशन थी भारत सरकार की, वो क्या थी। दोस्तों, इसमें जो एमएसएमई सेक्टर था, उसका जो निवेश मॉडल था उसको 3 भागों में बांटा गया: माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। पहली बात हमने क्या समझी कि इसको 3 भागों में बांटा गया: माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। अब इसमें भी 2 कैटेगरी थी। मैं पुराना वाला बता रहा हूं, इसमें 2 कैटेगरी थी। पहला था मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर और दूसरा था सर्विस एंटरप्राइज के आधार पर। एमएसएमई इंडस्ट्री को 2 कैटेगरी में किया गया था। इसको 3 भागों में बांटा गया था, किसमें? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अब हम बात करते हैं माइक्रो में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आधार पर यह 3 सेक्टरों में कैसे बटा था। मैन्युफैक्चरिंग में जो माइक्रो इंडस्ट्री होगी, जो 25 लाख से कम के व्यापार को कर रही होगी, वो माइक्रो होगी। 5 करोड़ से कम का जो व्यापार कर रही होगी वो स्मॉल होगी, और 10 करोड़ से जो कम का व्यापार कर रही होगी वो मीडियम होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और दूसरा है सर्विस एंटरप्राइज में इसके 3 डिवीजन, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के क्या होंगे? जो 10 लाख से कम की सर्विस योगदान दे रही होगी वो सर्विस एंटरप्राइज में, वो माइक्रो होगी। स्मॉल वो होगी जो 2 करोड़ ऑनवर्ड्स कर रही होगी, और
मीडियम वो होगी जो 5 करोड़ तक का काम कर रही होगी, वो सर्विस एंटरप्राइज में डिवीज़न है। मैंने ये बनाकर बताने का आपको प्रयास किया है, आप देख सकते हैं इसमें कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, और इसमें 2 डिवीज़न है जो आपको हमने अभी बताया है। आप इसको चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। कोरोना काल में मैं इसे व्हाइट बोर्ड में नहीं बता पा रहा हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस क्षेत्र में मुझे एक मार्कर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मेरी मजबूरी है कि मैं इसे बोर्ड में आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। जैसे ही मुझे अवेलेबल होता है वैसे मैं वो चीज़ें आपको फिर बोर्ड में आपकी अगर डिमांड आएगी तो मैं बता दूँ। तो ये बच्चों ये 3 सेक्टर थे, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का। हमने बताया था भारत सरकार ने इसके 2 डिवीज़न कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर और सर्विस एंटरप्राइज के आधार पर। ये पहले का पुराना वाला है जिसमें 25 लाख 5 करोड़ और 10 करोड़ और 10 लाख 2 करोड़ और 5 करोड़ के आधार पर ये बंटवारा किया गया था। मुझे उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। पहली बार फिर से समझते हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर का पुराना मॉडल है उसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम रहेगा, नए में भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम रहेगा। सिर्फ उसकी का जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज का जो डिवीज़न है उस आधार पर पुराना मॉडल गया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर 3 डिवीज़न आपको बताए, 25 लाख से कम, 5 करोड़ से कम और 10 करोड़ से कम। और सर्विस एंटरप्राइज के आधार पर 3 डिवीज़न बताए, 10 लाख से कम, 2 करोड़ से कम और 5 करोड़ से कम। ये पुराना वाला है। अब चलिए नया वाला समझते हैं। नए वाले में ये है कि जो रिवाइज्ड होकर के आया है एमएसएमई सेक्टर, लघु और मध्यम उद्योग वालों का, उसकी जो नई परिभाषा गढ़ी है भारत सरकार ने उसको और इफिशिएंट बनाने के लिए। भाई एक प्रश्न आता है कि बनाया ही क्यों है? उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारा जो इकोनॉमी में न केवल उसे पैसे बूस्टअप हो बल्कि उसको कुछ संरक्षण मिल जाए और उसको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिले और उसकी कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा आ जाए। इसीलिए इसको हम रिवाइज करके नई परिभाषा भारत सरकार लेकर के आई है। और उसमें हम फिर देखते हैं, हमें पता है कि इसके भी 3 मॉडल हैं, 3 डिवीज़न इसमें रहेगा, माइक्रो स्केल, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल एंटरप्राइज। ठीक है, इनमें से भी अभी तक जो बंटवारा किया गया था वो बंटवारा था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के आधार पर। अब इसमें क्या किया गया है नए में कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज को तो मिला दिया गया। अब इसके आधार पर कोई बंटवारा नहीं हो, कोई अंतर खत्म कर दिया गया कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आप सर्विस एंटरप्राइज करते हैं, ये अंतर खत्म कर दिया गया। अब फिर किया गया है, अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर आपका डिवीजन किया जाएगा कि आपकी जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें आपका कितना पैसा लगा है, इस आधार पर उसका बंटवारा होगा और कितना टर्नओवर होगा। बंटवारे दोनों 2 डिवीज़न उसमें भी थे, उसमें था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के आधार पर, इसमें है इन्वेस्टमेंट बेस और टर्नओवर बेस के आधार पर। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं जो उस बात समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रही होगी, क्योंकि यही मूल अंतर है जो रिवाइज किया गया है। उसमें अंतर है कि अब हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, उस आधार पर वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम होगा, और दूसरा कितना टर्नओवर है उस कंपनी का, उस आधार पर भी वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एमएसएमई होगा। तो चलो जानते हैं इसको कि जो इन्वेस्टमेंट बेस मॉडल है कि आपका कितना पैसा लग रहा है। जो ये डिवीज़न है इसमें भी 3 डिवीज़न है, वही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के। तो देखिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट बेस में माइक्रो इंडस्ट्री वो होगी जो 1 करोड़ से कम रुपए तक का, अर्थात अगर उल्टा कहें कि अधिकतम 1 करोड़ रुपए, तो हम कम वाले मॉडल को लेकर चलते हैं कि 1 करोड़ से कम का निवेश अगर है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो माइक्रो इंडस्ट्री होगी। अगर 10 करोड़ से कम का निवेश है तो वो स्मॉल होगी। अगर वो 20 करोड़ से कम का है तो वो मीडियम इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी होगी। फिर से समझते हैं, 1 करोड़ से कम है इन्वेस्टमेंट बेस तो वो माइक्रो होगी, 10 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल होगी, और 20 करोड़ से कम है तो वह मीडियम होगी। अब टर्नओवर बेस पे देखते हैं कंपनी का। टर्नओवर बेस में अगर वो 5 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो होगी, अगर टर्नओवर उसका 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो में जाएगी। टर्नओवर अगर 50 करोड़ से कम है तो स्मॉल में जाएगी, स्मॉल स्केल में। और
अगर वो 100 करोड़ से कम है तो मीडियम एमएसएमई सेक्टर में जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा हो। पहला फिर से तुलना करते हैं, बहुत छोटा सा, कि जो कल के पहले था, रिवीजन के पहले था, उसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम थे। इस नए में भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम हैं, लेकिन उसमें जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम थे वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के आधार पर थे। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के अंतर को खत्म कर दिया गया है, यानी अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज दोनों को मिला दिया गया है। अब इसका कोई भेद नहीं रखा गया है, इसकी जगह पर अब काम किया गया है कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट है उस आधार पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम होगा, या कितना टर्नओवर है उस आधार पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी बात करते हैं कि इससे ये जो रिवाइज किया गया है, ये सरकार ने किया क्यों। तो जो मैं जितना कल से आज तक है समझ पाया हूं, सरकार कोई भी काम, कोई भी काम उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसमें एमएसएमई सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज में कंफ्यूजन थे वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। अब केवल आपको दो रहेगा कि आपका टर्नओवर कितना है, या आपने अगर कंपनी नई लगाई है और टैक्स कितना पड़ेगा, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट बेस के आधार पर आ जाएगा। कंपनी कितनी पुरानी है या उसका टर्नओवर कितना है, तो टर्नओवर के आधार पर सरकार को और इन्वेस्टमेंट बेस के आधार पर सरकार को आने वाले समय में जो से टैक्स लेना है, और या वो कंपनी घाटे में चल रही है या मुनाफे में चल रही है, इसमें पारदर्शिता और बढ़ेगी, पारदर्शी चीज़ें और ज़्यादा हो जाएंगी। और उसके साथ में जब हम इसको टर्नओवर बेस पर कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कल ही एक खबर आई है कि भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक में विदेशी निवेश को मना कर दिया है। तो एमएसएमई सेक्टर में हम इसको 100 करोड़ तक लिमिट को शामिल करते हैं, तो हमारा ये जो एमएसएमई सेक्टर है न केवल ये प्रतिस्पर्धी होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, सरकार उसमें पैसा डाल रही है, बल्कि इसका भारत सरकार कहीं न कहीं संरक्षण कर रही है विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए। क्योंकि जब से एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के काल में आया था, जब हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, इनके दोनों लोगों के महती प्रयास से ये एलपीजी आया था, और जिसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वास्तविक रूप से आगे बढ़ाया था एलपीजी को लेकर के, और भारत सरकार आगे ही धीरे धीरे उस कदम में आगे चल रही है। उसमें जो एमएसएमई सेक्टर है, यही उद्योग हमारे कमज़ोर हो रहे थे। चीन ने इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा पैसा झोंक दिया था, और हमारे उद्योगों का जो प्रोडक्ट है वो महंगा होता था, और हम कंपटीशन में खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भारत सरकार न केवल कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने जा रही है, बल्कि जो एमएसएमई सेक्टर है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रही है। और उसका एक डिसीजन और आप देख रहे हैं, कल ही गृह मंत्री का एक बयान आया है, जिसमें जो केंद्रीय कर्मचारी, जो भारत सरकार के सैनिकों के लिए जो कैंटीन्स हैं, उसमें 1 जून से केवल और केवल भारत में बने प्रोडक्ट्स को ही, भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा दिया जाएगा, वही प्रोडक्ट्स उसमें रहेंगे एमएसएमई सेक्टर के। इसीलिए इस तरह भारत सरकार अब ये प्रयास कर रही है। श्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, उसे प्राउड फील करना है। हम लोग ब्रांड को कि वो इस कंपनी का ब्रांड है, वो उस कंपनी का ब्रांड है, हम लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ किसी भी कंपनी का, तो हम ब्रांड से अपना स्टेटस बताने का प्रयास करते हैं। अब नया जो ट्रेंड सेटर क्या आने वाला है कि अब हम ये स्टेटस बताएंगे कि हम अपने देश के, अपने लोकल ब्रांड को पहन करके एक स्टेटस सिंबल लेंगे कि देखिए हम देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये न केवल आप, अगर ये लगता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जा रहा है, तो नहीं, मैंने पहले भी पिछले वाले वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड आफ्टर कोरोना क्या होने वाला है, इंडिया चाइना ट्रेड में रिलेशन में क्या होने वाला है, इकोनॉमी में क्या ना, आप जाकर मेरे पीछे वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने पिछले भी बताया था कि अगर एक तुलना किया था इंडिया चाइना रिलेशन में कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा, खासकर इलेक्ट्रिसिटी को। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस समय वीडियो में बना रहा था, हो सकता है संभवतः भारत सरकार उसमें निर्णय ले रही हो, 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कल ही भारत सरकार ने
इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र के लिए, उनकी कंपनियों के लिए किया है, जिससे कि विद्युत की न केवल उपलब्धता, क्योंकि याद रखिए पिछले 6 सालों में भारत में विद्युत की उपलब्धता बहुत बढ़ी है और अब उपलब्धता की कमी नहीं है। तो फिर कमी क्या है विद्युत क्षेत्र में? प्रश्न है भी 90,000 करोड़ क्यों दिया भारत सरकार ने? कमी यह है कि उच्च गुणवत्ता युक्त विद्युत की उपलब्धता की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उद्योगों में जहां बहुत ही हाईली सेंसिटिव मशीन्स लगी होती हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, ये उन कंपनियों को नुकसान पहुंचाता है, उन टूल्स को नुकसान पहुंचाता है, और जिससे हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है और जिससे हमारे प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे देशों में लाइट काटी ही नहीं जाती, केवल फेस कम कर दिया था, उसकी शक्ति कम कर दी जाती है और उससे विद्युत बनाते हैं। उनका इतनी बड़ी मात्रा में विद्युत लाइट है। तो अब ये इसीलिए ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम आया है भारतीय इकोनॉमी में। तो अभी हम जो रिवाइज मॉडल है, हम कोशिश करते हैं कि आपको अपने जो चार्ट है उससे दिखाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो, आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे ही थोड़ी स्थिति और अच्छी बनेगी, मैं तुरंत ही एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पूरे व्हाइट बोर्ड में इस चार्ट को बना करके फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसके बाद दूसरी बात आते हैं इसमें कि भारत सरकार ने अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर हैं वो विदेशी कंपनियों को नॉट अलाउड कर दिए गए हैं, उनको खत्म कर दिया गया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था सेल्फ रिलायंस की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगी, ठीक है ना। और एमएसएमई सेक्टर में भारतीयों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए क्या कहें, बट ये जानकर आश्चर्य होना, मुझे लगा कि होना चाहिए कि 30% जो क्षेत्र है वो भारत की टोटल जीडीपी का 30% एमएसई सेक्टर कवर करता है, पूरे जीडीपी का। एमएसएमई सेक्टर जो लघु और मध्यम उद्योग है, और 11 करोड़ लोग इसमें डायरेक्ट रोजगार पाते हैं। आप समझिए 11 करोड़ लोग, एक परिवार में अगर 4 लोग भी हैं तो 44 करोड़ लोग को रोजी रोटी, या 50 करोड़ लोगों की रोजी रोटी एमएसएमई सेक्टर से चल रही है। तो इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने से हम 50 करोड़ लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। और जब वो 50 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोगों में से हम 50 करोड़ लोगों की जिंदगी में अगर पॉजिटिव परिवर्तन लेकर के आते हैं, तो ये भारत को गरीब मुक्त भारत बनाएगा। जो गरीबी रहेगी ये खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये भी जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए होगा कि जो ये 11 करोड़ लोग हैं, ये वही परिवार हैं ज़्यादातर जिनमें से ज़्यादातर लोग बीपीएल श्रेणी में आते हैं। यानी जो एमएसएमई सेक्टर में जो गरीब लोग हैं, इसके बाद जो गरीब, अगर ये एमएसएमई सेक्टर स्ट्रांग हो जाता है तो भारत में संभवतः गरीबी का दंश खत्म हो जाएगा। उसके सिवा जो कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग, कुछ लोग होंगे, सरकार कृषि क्षेत्र में भी व्यवस्था निवेश करने जा रही है। तो सरकार कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रखने जा रही है, वो चाहे कृषि हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, या और भी दूसरा सेक्टर हो, बड़े उद्योग हो, जहां पर गरीबी का कोई चिन्ह बचे, वो पूरा समग्र उत्थान करना चाह रही है। बस इसको हम सारे भारतीयों को इसको ईमानदारी से लागू करना है, वरना ये सरकार ईमानदारी से लागू करवा भी लेगी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे एक बात और करें कि 2500 करोड़ रुपए उन्होंने ईपीएफ सपोर्ट दिया है, जो पहले भी दिया था, पहले वाले उसमें जो 1.73 करोड़ में, जिसमें से 2500 करोड़ फिर दोबारा दिए गए, और वो ईपीएफ में 12% एम्प्लॉय के लिए और 12% एम्प्लॉयर के लिए सपोर्ट है। और ये जून, जुलाई और अगस्त के लिए, और पहले 12% दिया गया था मार्च, अप्रैल, मई के लिए, फिर तब भी 2500 करोड़ का जारी किया गया था। ये दूसरा चार्ट है, मैं इसको आपको दिखा देता हूं, चाहे तो आप इसको फैक्स के रूप में नोट कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है इससे, तो मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं एक नेक्स्ट चार्ट बना दूं और उस नेक्स्ट चार्ट में आपको बताने का प्रयास करूं। तीसरा जो मेन पैसे का खर्च आया है वो 90,000 करोड़ रुपए, अभी हमने पहले बताया था कि ये लिक्विडिटी इंजेक्शन करेंगे डिस्कॉम में, DISCOM में। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं उनको 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिस 90,000 करोड़ से वो पावर सप्लाई की क्वालिटी को ठीक कर सके। इसको और समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जो इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन है कोरोना काल में,
एक्चुअली कोरोना को मैंने ये बताया था क्योंकि सारा जो काम अभी होगा वो कोरोना काल में ही होगा, लेकिन मैंने उसके अलग अलग 8 to 9 डायमेंशंस बताने का प्रयास किए हैं कि कोरोना काल में यूनाइटेड नेशंस की क्या स्थिति थी या है, या कोरोना काल में इंडिया ट्रेड चाइना क्या होगा, वर्ल्ड आफ्टर कोरोना, कोरोना के बाद दुनिया कैसे होने वाली है, मैंने उसमें भी गेस किया है, अनुमान लगाया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो वीडियो 15 दिन बाद वो अनुमान मेरे सही होने लगे हैं। तो आप अगर उसमें कुछ देखना चाहते हैं तो मेरे पीछे की वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने यही बताने का प्रयास किया था कि विद्युत की न केवल उपलब्धता हमें बढ़ानी, जो कि हमने बढ़ा ली है, बल्कि उसकी गुणवत्ता बढ़ानी है, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है उसमें जो विद्युत की गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सरकार ने दिया है। अच्छा, उसके साथ साथ 50,000 करोड़ रुपए स्टेट गारंटी के रूप में भारत सरकार ने टीडीएस और टीसीएस के रूप में दिया है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में। और जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में किया गया है उसमें भी फ्रॉम नॉन सैलरीड पर्सन के लिए किया गया है, और उसमें 50,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने प्रावधान किया है। मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूं, इससे आप अगर इसे नोट करना चाहें और आपको दिख रहा हो तो आप आसानी से नोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई सेक्टर के लिए दिए गए हैं, जिससे 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा। और इनमें भारत सरकार ने 100% गारंटी लेने का प्रयास किया है 4 ईयर तक। और उसके साथ साथ 20,000 करोड़ रुपए स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए दिए गए हैं। स्ट्रेस्ड एमएसएमईज वो जो एमएसएमईज घाटे में चल रही, उनको 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे कि अब वो 2 लाख एमएसएमईज हैं वो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज में है भारत सरकार के डाटा के अनुसार। तो जो 2 लाख एमएसएमईज हैं उनको 20,000 करोड़ रुपए दे करके उनका भी चक्कर चलाने का प्रयास किया गया कि वो भी इसी समय में, अब कोई अछूता न रह जाए। अगर हम पूरा कर रहे हैं क्लीन स्वेप तो हम कर ही दें पूरी, ऐसा एमएसएमई सेक्टर को उठा के खड़ा कर देते हैं चाइना के बगल में, क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतरीन मैन्युफैक्चरर जो है वो एमएसएमई सेक्टर में चाइना है। हम उसी के पैरेलल खड़ा कर रहे हैं, पूरे विश्व को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि न केवल अपने हम एमएसएमईज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बल्कि इससे हम विश्व को हम संकेत दे रहे हैं कि अब हम एक बेहतरीन कंपटीटर हैं और आप हमें चाइना के इक्विवेलेंट सीरियसली ले सकते हैं, आप भारत में निवेश कर सकते हैं। भारत बदलने वाला है। भारत अब अपनी जो इतने परसेंट गरीब हैं, इस गरीबी के दुष्चक्र को हम तोड़ने वाले हैं। मैं बिल्कुल होपफुल हूं, क्योंकि ये भारत सरकार अगर कोई प्लान करती है तो उसमें करप्शन की संभावना को वो न्यूनतम कर देती है। अगर पैसा एमएसएमई सेक्टर को जाएगा तो उन्हें काम करना ही होगा। ये योजना पहले से बन चुकी होगी। आप देखेंगे कि आप जो लोग शंका कर रहे हैं, कुछ पत्रकार या कुछ लोग, बौद्धिक लोग, कि अगर इसका सही उपयोग नहीं किया गया तो जो जीडीपी का 10% योगदान है, ये बहुत बड़ा योगदान होता है, ये नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस सेक्टर में हम बहुत सी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर के रूप में आ रहे हैं। उसके साथ साथ 50,000 करोड़ रुपए इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमईज को दिया गया है, जिसमें जो न्यूली इशूड स्टॉक है के माध्यम से कंपनियों को धन मुहैया कराया जाएगा। जो नई कंपनियां ऐसी हुई हैं उनको 50,000 करोड़ रुपए दिला करके उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। ये दोस्तों मैंने मोटा इसे बांटने का प्रयास किया है कि एक एमएसएमई सेक्टर को कवर किया है, तब भी ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। लेकिन अगर हम उसमें जो कृषि क्षेत्र को जो दिया गया था 1.7 लाख करोड़ या 73 लाख करोड़ या दोबारा दिया गया है, जिसमें उनको भोजन, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन, प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल या 500 रुपये महिलाओं के खातों में डालना या मजदूरों को 1,000 रुपये देना, ये हमने इस वाले पोर्शन को नहीं उठाया है, क्योंकि ये पोर्शन आपको सबको बहुत आसानी से समझ में आ गया है, इसीलिए इस पोर्शन को मैंने नहीं उठाया है। ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने कंपटीशन के तैयारी में जो बच्चे करते हैं यूपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, उसको बेस करके बनाने का प्रयास किया है। ये प्योर विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट वीडियो है। और मुझे लगा कि ये सेक्टर, मेरे पास जो बच्चों की रिक्वायरमेंट आई कि एमएसएमई सेक्टर उनको कम समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने एमएसएमई की डिफिनीशन और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट करें,
और उस कमेंट का अगर वो उत्तर देने लायक है तो मैं निश्चित ही उसको उत्तर दूंगा, और अगर उसमें वीडियो बनाने लायक है तो मैं निश्चित ही उसमें वीडियो का भी निर्माण करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।